हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कवर करेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं, उन सभी को कवर करेंगे। बच्चों, शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों, सबसे पहले आते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? कार्बन में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं? कार्बन की एक अलग ही ब्रांच है कार्बन के कंपाउंड्स की, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कार्बन को कुछ यूनिक बनाती हैं। कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जैसे कार्बन का स्मॉल साइज, कार्बन का साइज छोटा होता है। कार्बन को मतलब 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे छोटा साइज किसका होता है? कार्बन का ही होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स। अब इसमें से जो कार्बन है, कार्बन का साइज सबसे छोटा है और कार्बन की कैटिनेशन पावर मैक्सिमम होती है। कैटिनेशन पावर, कार्बन की कैटिनेशन पावर मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, मतलब खुद से ही बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है उसको कैटिनेशन पावर कहते हैं। तो कार्बन की कैटिनेशन पावर मैक्सिमम है। इसके अलावा कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसके अलावा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और जो चारों बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। हम लोग इसको अप्रोक्स 109.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कार्बन का स्मॉल साइज, मैक्सिमम कैटिनेशन पावर मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, खुद से ही बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको कैटिनेशन पावर कहते हैं। और कार्बन इतनी लंबी लंबी चेन्स बनाता है, हंड्रेड्स ऑफ कार्बन की चेन बनती है कंपाउंड्स में, तो ये पॉसिबल है ड्यू टू कैटिनेशन पावर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है, बॉन्ड्स के बीच का जो रिपल्सन होता है वो कम हो जाता है। बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन होता है वो कम हो जाता है, तो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। चलो, इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है, कार्बन कोवलेंट कंपाउंड ही क्यों बनाता है, आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है? तो भाई, कार्बन का जो एटम नंबर है वो 6 होता है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 2,4, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं। कि कार्बन का एटम नंबर कितना होता है? 6, मास नंबर 12 होता है। नंबर ऑफ, देखो, कार्बन का एटम नंबर 6 है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब कार्बन का ये न्यूक्लियस है, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। इसके बाद फर्स्ट सेल में कार्बन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। अब अगर कोई भी ये कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना चाहता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हो, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत लार्ज अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी। इस वजह से जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं गेन कर सकता? आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन और उसको देना चाहोगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर आप और ऐड कराना चाहोगे, तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा, ये रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन को या इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से रोकेगा। ठीक है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करेगा, ना रिमूव करेगा, ना लॉस करेगा। रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकते, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं किया जा सकता। तो कार्बन कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कार्बन इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड। ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन के कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ कंपाउंड्स इतने ज्यादा बनने के लिए, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है डिफरेंट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, ये है C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आपको आइसोमर्स बनाने हैं, सबसे पहले क्या करो, जितने कार्बन की चेन दी गई है, जितने कार्बन दिए गए हैं आपको, उतने कार्बन की चेन बना दो। तो अपने पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की चेन बनाइए, CH3 CH2 CH2 CH3। ये हो गया नॉर्मल चेन कंपाउंड है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, या फिर इसको हम लोग एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो ये एन ब्यूटेन हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद चेन को छोटा करो। पहले 4 कार्बन की चेन बनाई, अभी क्या करेंगे, कार्बन की चेन को छोटा करेंगे। कार्बन की चेन 3 कार्बन की बनाते हैं, और इसके बाद इसको हम लोग यहां पर एक साइड चेन लगा देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ये है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन, तो कितने आइसोमर्स बने, C4H10 ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनते हैं, एक बनता है एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। इसके बाद पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटेन होता है C5H12। इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, सबसे पहले क्या करना है, 5 कार्बन की कंपाउंड है, तो 5 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बना दी। इसके बाद चेन को छोटा करो, चेन को छोटा कर दीजिए, 4 कार्बन की चेन बनाओ, एक साइड चेन लगा दो, ये हो गई 4 कार्बन की चेन। इसके बाद अब चेन को और छोटा कर सकते हैं, 2 साइड चेन लगा दो, 3 कार्बन की चेन बनाओ, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, इसको हम लोग नियोपेंटेन कहते हैं। तो ये बन गया एक कार्बन का 3 आइसोमर्स बने, 1 2 और 3। इसको बोलेंगे एन पेंटेन, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। तो ये बन गए 3 आइसोमर्स पेंटेन के, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इस बात आते हैं हेक्सेन पर। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14, ये हेक्सेन है। तो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, देखते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन की चेन बना दो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की चेन। उसके बाद चेन छोटा करो, 5 कार्बन की चेन बनाओ, CH3 CH, एक साइड चेन लगाओ, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अब इस मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है, अगर इस कार्बन की अगर हम लोग नेमिंग करते हैं, तो जो मिथाइल है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। हम इसको थर्ड पोजीशन पे लगा सकते हैं, मिथाइल को शिफ्ट कर दो, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ओके, तो ये हो गया थर्ड, तीसरा कंपाउंड। अब कितना, अब चेन को और छोटा कर दो, 5 की चेन है, 4 की चेन बना दो, उसके बाद 4 की चेन को और छोटा कर सकते हैं, जो मिथाइल ग्रुप लगे हैं इन दोनों को एक कार्बन पर लगा दो, CH3 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 CH2 CH3। ये हो गया एन हेक्सिन, ये हो गया आइसो हेक्सिन, और ये है 3 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और ये है नियोपेंटेन, नियोहेक्सिन, ठीक है। तो ये हो गए 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सिन। हेक्सिन के बनते हैं 5 आइसोमर्स, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल हो, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे इनको हम लोग एल्केन बोलते हैं, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल या ट्रिपल है, एक भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल होता है, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एल्कीन्स कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को एल्काइंस कहते हैं। अब एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब आते हैं हम लोग एल्केन्स पर। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये होते हैं एल्केन। अब अगर आपको पहला कंपाउंड बनाना है एल्केन का, तो पहला कंपाउंड होता है एक कार्बन का ही बन जाता है। यहां पर N की जगह 1 रखिए और पहला कंपाउंड बन जाएगा CH4। इसको हम लोग मीथेन कहते हैं, मीथेन। आप इसको नेचुरल गैस या फिर मार्स गैस भी कह सकते हो। तो ये है मीथेन, फॉर्मूला क्या है इसका? CH4। ठीक है, ऐसे एल्केन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे 2 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, कार्बन में N की जगह 2 रखोगे तो C2H6, ये इथेन हो गया। C3H8, ये प्रोपेन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं एल्केन्स में। अब आते हैं एल्कीन में। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, मतलब जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन है उसके 2 गुणों से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो ये एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद आते हैं हम लोग IUPAC नेमिंग पर। अब IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, क्या रूल्स होते हैं IUPAC के, समझते हैं। IUPAC नेमिंग अगर आपको करनी है किसी कार्बन कंपाउंड की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। कार्बन की जो चेन बनाई है आपने, जिसको हम लोग प्रिंसिपल चेन कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को, उस चेन में आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन लगी है वो पास पड़ रही हो। ओके, उसके बाद क्या करना होता है? आपको ध्यान रखना है, रूट वर्ड याद रखना होता है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन और इनका जो रूट वर्ड होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन है तो बोलेंगे एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट को कहते हैं, 9 को नॉन बोला जाता है और 10 को बोलते हैं डेक। ठीक है, तो ये हो गया IUPAC नेमिंग के लिए रूट वर्ड जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन मिक्स लेते हैं और इनकी नेमिंग करके देखते हैं। जैसे CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH2, Br। यहां पर मैंने 2 हैलोजेंस लगाए हैं, ये क्लोरो लगा हुआ है और ये ब्रोमो है। इसका IUPAC नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करना है? आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रेट चेन बन रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इसके बाद नंबरिंग कहां से करेंगे? अगर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो जो भी सब्सटेंट्स लगे हैं वो ज्यादा दूर हो जाएंगे, और अगर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्सटेंट पास पड़ रहे हैं तो हम लोग नंबरिंग करते हैं जहां से ब्रोमीन पास में पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 कार्बन का एक कंपाउंड हो गया। इसका हमें क्या करते हैं? नंबरिंग कर ली है, अब नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में आप देख सकते हो बी ब्रोमो, ये है ब्रोमो, और ये Cl को हम लोग क्लोरो लिखते हैं। तो बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो यहाँ पे हमें नेमिंग के टाइम पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो नेमिंग करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद 2 पे लगा हुआ है क्लोरो, 2 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए हैं 5, तो पेंट प्लस सारे बॉन्ड सिंगल है तो N। तो इसका IUPAC नेम हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम।
अगर ऐसे ही दूसरे कंपाउंड्स आते हैं उनका भी आईयूपीएसी नेम लिखा जा सकता है। अब इसके बाद एल्कीन में क्या किया जाता है, अगर कोई एक कंपाउंड है जो एल्कीन है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, CH2 CH CH3 CH CH2 है। अब दूसरा एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एक एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि कहीं से भी नंबरिंग करोगे डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो नंबरिंग कर लेते हैं, मैं लेफ्ट साइड से कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना होता है, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कोई भी साइड चेन नहीं लगी है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पर, ब्यूट 2 इन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ब्यूट 2 इन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई एल्काइन होता है तो एल्काइन के लिए आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है, एल्काइन के लिए ध्यान रखना होगा, एल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये एक एल्काइन है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास पड़े वहां से नंबरिंग करनी होती है। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो या फिर राइट साइड से, ट्रिपल बॉन्ड दोनों जगह से सिमिलर पोजीशन पर पड़ रहा है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट, और सेकंड पोजीशन में लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाया जाता है YNE। इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन, या आप इसको 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हो। समझते हैं फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है केवल फंक्शनल ग्रुप पर, तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हम लोगों को अपने 10th क्लास के सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही फंक्शनल ग्रुप हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं यहाँ पर, अपने सिलेबस में यही है। तो अब ध्यान रखना है आपको, अब आपको ध्यान होना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके लिए आप सफिक्स कौन सा यूज करते हो। तो अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए ऑल होता है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है तो अल होता है, और अगर कीटोन है तो ओन होता है, और अगर COOH है तो इसके लिए होता है ओइक एसिड। तो बच्चों ये है फंक्शनल ग्रुप और इनके सफिक्स जो आप इनके नाम के साथ यूज करने वाले हो। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, अब इनका इसके बाद अगर कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करोगे, कैसे नेमिंग की जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसमें कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो समझते हैं, जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो आपको ध्यान का रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले नेमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, आईयूपीएसी ने जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन। इसके बाद आपको लिखना है रूट वर्ड, मतलब आपकी जो प्रिंसिपल चेन है वो कितने कार्बन की है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, प्राइमरी सफिक्स लगाना है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि कार्बन में प्राइमरी सफिक्स का मतलब है जो चेन बन रही है उसमें कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल है। तो आपको क्या लगाना है, एन, अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। ठीक है, और इसके बाद हमें यूज करना होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं, जो अगर एल्कोहल लगा हुआ है, अगर OH ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ऑल, अगर CHO ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा अल, और अगर COOH ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, और अगर कीटोन ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ओन। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप तो इस तरीके से आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, उसकी नेमिंग बड़ी इजीली कर सकते हो। तो ये आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है होमोलोगस सीरीज।
होमोलोगस सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम लोग पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज का मतलब, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट कंपाउंड डिफर बाय CH2 in molecular formula and differ by 14 in their molecular masses। मतलब होमोलोगस सीरीज क्या है? एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें जो सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। फंक्शनल ग्रुप सेम ही होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो वो सेम होमोलोगस सीरीज नहीं रहेगी। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। दूसरा क्या होना चाहिए? आपके जो मेंबर्स हैं, एडजेसेंट मेंबर्स हैं, एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसके अलावा इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास में 14U का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये होती है होमोलोगस सीरीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं। ये भी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। कोई आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसका जनरल फॉर्मूला है C3H6O। ओके, अब इस C3H6O जनरल फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स की आपको नेक्स्ट मेंबर बनाना है, नेक्स्ट होमोलोग बनाना है आपको। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो जनरल फॉर्मूला है वो है किसका। तो जनरल फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि ये CnH2nO है। CnH2nO का मतलब क्या हुआ? जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ओके बच्चों, ये किसका जनरल फॉर्मूला है? ये जनरल फॉर्मूला है एल्डिहाइड का और कीटोन का। तो आप इस जनरल फॉर्मूला से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हो, बट आपको इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि इस होमोलोगस सीरीज का एक लोअर होमोलोग है जिसका यूज करते हैं हम लोग टू प्रिजर्व द डेड स्पेसिमेन। टू प्रिजर्व द डेड स्पेसिमेन। डेड स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? जो आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखा होगा, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको जो स्पेसिमेन रखे होते हैं वो डेड होते हैं और उनको प्रिजर्व करने के लिए उसमें एक लिक्विड भरा होता है, इसको हम लोग फॉर्मेलिन बोलते हैं। तो फॉर्मेलिन ये एक लिक्विड होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं डेड स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। फॉर्मेलिन आया कहां से? तो बच्चों फॉर्मेलिन बनाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे बनाया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड से। तो फॉर्मेल्डिहाइड से हमने फॉर्मेलिन बनाया और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। इसका मतलब क्या है? ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, आपको बोला गया कि ये जनरल फॉर्मूला है और साथ में हिंट दी गई है कि इस कंपाउंड का यूज हम लोग करते हैं टू प्रिजर्व द डेड स्पेसिमेन। अब इससे हमें पता चल गया कि ये जो कंपाउंड है वो एक एल्डिहाइड है। अब ठीक है, आपसे बोला गया कि इसका नेक्स्ट हायर होमोलोग बनाइए। चलो बनाते हैं नेक्स्ट हायर होमोलोग। पहले तो मैं इस C3H6O का मैं एक कंपाउंड बना लेता हूं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3 CH2 CHO। ये बन गया फॉर्मूला। C3H6O, ये है C3H6O। ठीक है, इसका एक कंपाउंड बन गया। अब इसका नेक्स्ट हायर होमोलोग बनाना है। नेक्स्ट हायर होमोलोग कैसे बनाएंगे? ये कुछ इस तरीके बनेगा, CH3 CH2 CH2 CHO। मतलब आप देख सकते हो मैंने इसमें क्या किया, बीच में एक CH2 ऐड कर दिया। तो अगर आपने बीच में CH2 ऐड कर दिया तो ये बन गई होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट होमोलोग बन गया। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का नाम क्या है? एल्डिहाइड। ऐसे ही आपसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिल एसिड, अल्कोहल या फिर कीटोन की होमोलोगस सीरीज के नेक्स्ट मेंबर या नेक्स्ट होमोलोग बनाने के लिए बोला जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज के बाद अब आते हैं हम लोग कुछ अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर और उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इस बार केमिकल रिएक्शन से कम 2 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो हम लोग अपना पहला कंपाउंड शुरू करते हैं, इथाइल अल्कोहल। बच्चों ये है इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम होता है इसका इथेनॉल। फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये हो गया इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल।
अब इसको हम लोग बनाते कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका बच्चों, इथेनॉल को बनाया जाता है मोलासिस से। अब मोलासिस क्या होता है बच्चों, जब जो शुगर केन का जो जूस होता है, गन्ने का जो रस होता है, उससे जब शुगर बना ली जाती है, उसके बाद एक वेस्ट मटेरियल बचता है जिसमें अप्रोक्स 30% तक इसमें शुगर होती है। तो इसी मोलासिस से हम लोग बनाते हैं इथाइल अल्कोहल। तो कैसे बनाते हैं, मोलासिस में क्या है बच्चों, शुगर है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ठीक है। इसमें मिलाया वाटर और इसका करा दिया हमने फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कराएंगे तो हमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसको बोला जाता है इनवर्टेज। फर्मेंटेशन कौन करता है, ईस्ट करेगा फर्मेंटेशन, और जब ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस फिर ज्यादा फ्रक्टोज C6H12O6। बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है फ्रक्टोज का। तो बच्चों ये होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब जो ग्लूकोज बना है इस ग्लूकोज को उठाइए, ये ग्लूकोज ले लिया हमने C6H12O6, ये है ग्लूकोज। अब हमने ग्लूकोज को ले लिया, ग्लूकोज का हमने फिर से हमने क्या करा दिया, फिर से इसका फर्मेंटेशन कराया, फिर से हमने ईस्ट ले लिया, बट एंजाइम हमने चेंज कर दिया, एंजाइम हो गया जाइमेज। जाइमेज। अब जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, C2H5OH प्लस बन जाएगी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ये फर्मेंटेशन हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, इथेनॉल बना लिया बच्चों, ये बनेगा इथेनॉल इथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने मोलासिस से इसका फॉर्मेशन कर लिया। अब इथेनॉल में और भी आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो याद रखने हैं, जैसे इथेनॉल को अलग अलग तरीके यूज किया जाता है। एक आपने वर्ड सुना होगा डीजनरेटेड अल्कोहल। डीजनरेटेड अल्कोहल का मतलब क्या होता है, डीजनरेटेड अल्कोहल, इसका मतलब क्या है, जो अल्कोहल होता है वो जो गवर्नमेंट होती है उस पर टैक्सेस लगाती है, तो लोग जो अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए खरीदते हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा पड़ता है। बट जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो अल्कोहल होता है वो टैक्स फ्री रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पर टैक्स नहीं लगाती है, तो वो सस्ता हो जाता है। अब जो अल्कोहल है जो इंडस्ट्री में सप्लाई किया जा रहा है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए उस अल्कोहल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिला दिए जाते हैं जिससे वो पीने लायक ना रहे, तो ऐसे अल्कोहल को डीजनरेटेड अल्कोहल कहते हैं। डीजनरेटेड अल्कोहल में मिला होता है कॉपर सल्फेट, मतलब ब्लू बिट्रियो मिला होता है CO4.5H2O, जिससे कलर इसका हो जाएगा ब्लू, क्योंकि अल्कोहल तो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। इसके अलावा हम लोग इसमें पिरिडीन मिला सकते हैं, पिरिडीन मिला सकते हो। पिरिडीन के अलावा और क्या मिला सकते हो, इसमें हम लोग मीथेनॉल मिला सकते हैं या फिर मिथाइल अल्कोहल मिला सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों, इन सब चीजों को मिलाने से अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, तो अब इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, तो ये डिजनरेटेड अल्कोहल हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस पर। इसकी केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहां पर आएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में सोडियम मेटल, इसके अलावा डिहाइड्रेशन रिएक्शन आएगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कई बार ये वाली रिएक्शन पूछी गई, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में सबसे पहले रिएक्शन आती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कंबस्शन। इथेनॉल को जलाने से बनता क्या है, कंबस्शन ऑफ इथेनॉल, कंबस्शन ऑफ इथेनॉल। तो बच्चों इथेनॉल का कंबस्शन कराना है, कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का, C2H5OH। कंबस्शन कराइए, कंबस्शन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। तो जितने कार्बन है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, 2 कार्बन है 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, साथ में 5 और 1 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O बना दो। ओके, साथ में बच्चों हीट प्रोड्यूस होगी और साथ में लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हो गया हाइड्रोकार्बन इथेनॉल का कंबस्शन। ओके, अब यहां पर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहां पर हो गए टोटल कितने ऑक्सीजन, 4, यहां पर 3, 4 और 3 7, 7 में से एक तो यहां पर प्रेजेंट है, हमें 6 बैलेंस करने हैं, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से रिएक्शन हो गई है बैलेंस। इथेनॉल का कंबस्शन हो गया। कंबस्शन के बाद हम लोग अगली रिएक्शन पर पढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब इसमें क्या करना होता है बच्चों, आपको लेना है इथेनॉल, फिर से C2H5OH, रिएक्शन करानी है सोडियम की। अब आपको ध्यान रखना है, बड़ी इजी रिएक्शन है, हाइड्रोजन हटाओ सोडियम लगा दो, C2H5ONA प्लस एक गैस बनती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड,
क्या कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं इसको बच्चों, ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। अब आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है, जो ये वाली रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ इथेनॉल। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में या आपको एक लिक्विड दिया गया है जिसमें आपको बोला गया कि फाइंड आउट द, अगर आपको बोला गया कि एक लिक्विड आपको दिया गया, आपको पता करना है कि लिक्विड है कौन सा, सोडियम मेटल मिलाइए, अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अब पता कैसे लगा हाइड्रोजन गैस निकल रही है, भैया एक गैस निकल रही होगी, उसमें अगर आप जल्दी माचिस तीली लेके जाओगे, अगर जो गैस होगी पॉप साउंड के साथ जलने लगी तो हाइड्रोजन गैस है, और जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो इथेनॉल है। तो इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ इथेनॉल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन में बच्चों हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का, कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर होना चाहिए 443 केल्विन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 443 केल्विन। अब होता क्या है, यहां पर ये लिखा हुआ है C2H5OH, CH3 CH2OH, कंसंट्रेटेड H2SO4, 443 केल्विन टेम्परेचर। क्या करना है, ऑक्सीजन उधर OH निकालिए, उधर से इधर से हाइड्रोजन निकालिए, बन गया H2O, माइनस H2 कर दो तो बच्चों इधर पे H2O अलग हो गया, साथ में बन गया एक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं ईथीन। तो बच्चों ये ईथीन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन के इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 2026 में आपके पेपर में ये रिएक्शन आ सकती है। बच्चों इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं एल्कलाइन KMnO4, मतलब KMnO4 प्लस NaOH। दूसरा हम लोग यूज करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7, मतलब K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। अभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनसे हमें मिलती है नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चों इसमें क्या मिलेगा, इनसे मिलेगी नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन को ऐसे लिखा जाता है और ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, CH3 CH2OH, यहां एरो के ऊपर आपको लिखना है एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन आएगी यहां से। नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आएगी, नेसेंट ऑक्सीजन आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, इसको ऑक्सीडाइज करेगी, और जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपको एसिड बना देना है। आप देख सकते हो यहां पर 2 कार्बन का अल्कोहल दिया गया है, हम 2 कार्बन का एसिड बना देंगे। ये बन गया CH3COOH प्लस H2O बन जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ध्यान क्या रखना है, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का एसिड बना दीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कैसे होता है, एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है। एस्टरिफिकेशन में बच्चों देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एस्टरिफिकेशन हो रहा है तो एस्टर बनेगा। एस्टर बनता कैसे है, आपको ध्यान रखना है, एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 बनेगा एस्टर प्लस वाटर। देखो कैसे बनता है, एसिड कौन सा लिया CH3COOH, अल्कोहल कौन सा लिया C2H5OH, ठीक है। अब क्या करना है, एसिड से हाइड्रोजन निकालो और जो अल्कोहल है उससे OH निकाल दो, बाकी जो भी बचा हुआ मिला के लिख दो, ठीक है।
चलो लिख देते हैं मिला के, क्या बनेगा, CH3COO प्लस H2O। बच्चों ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल इथेनोइड, इथाइल इथेनोइड। ये एक एस्टर है, और एस्टर जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, इनकी स्मेल काफी अच्छी होती है। तो एस्ट्रिफिकेशन इज आल्सो अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और एसिड। अल्कोहल या फिर एसिड की प्रेजेंस को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। दूसरी रिएक्शन है सोडियम मेटल टेस्ट, इसका यूज कर सकते हो। तो ये कुछ टेस्ट है अल्कोहल के लिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम लोग अपने अगले कंपाउंड की तरफ। जो हमारा अगला कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इथेनोइक एसिड हो गया। अब इथेनोइक एसिड बनाते कैसे हैं भाई, अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी है यही है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड अगर आपको बनाना है तो आपको इसी रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, यही वो रिएक्शन है जिससे इथेनोइक एसिड बनेगा। आपको क्या चाहिए होगा, अल्कोहल और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। आप ऑक्सीडेशन कराइए, बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ये बन गया। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो आप ये बता सकते हो कि हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद इथेनोइक एसिड की कुछ रिएक्शंस होती हैं जो आप लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ी होंगी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो समझते हैं बच्चों, आपको ध्यान होगा मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही जब रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, कोई भी एसिड हो तो मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 बनता है। यहां पर भी वही बनेगा, Na2CO3 प्लस CH3COOH। यहां पर बन जाएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 प्लस CH3COOH। यहां पर भी वही बन जाएगा, सेम कंपाउंड्स बनते हैं, सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं दोनों ही केमिकल रिएक्शन में। इसमें से एक जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का यूज करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ इथेनोइक एसिड। अगर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इस केमिकल रिएक्शन में, इस गैस को अगर लाइम वाटर से पास कराते हैं, अगर मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो वो कंपाउंड एसिटिक एसिड है, और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बच्चों एस्ट्रिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आप इसमें भी पढ़ सकते हो। एस्ट्रिफिकेशन में क्या करना होगा, एसिड प्लस अल्कोहल, इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है एसिड, सॉरी इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है एस्टर बनता है। बच्चों क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो इस तरीके से ये हो गया एस्ट्रिफिकेशन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। सैपोनिफिकेशन में क्या करना होता है बच्चों, जो एस्टर बनाया हम लोगों ने इसी की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, CH3COOC2H5 प्लस NaOH, हाइड्रोलिसिस कराइए। अब क्या होगा, यहां पर यहां से इस कंपाउंड को ब्रेक कर दो, ठीक है, यहां से इसको ब्रेक कर दो, 20-20 से दोनों को ब्रेक कर दिया। पहले वाले में पहला वाला जोड़ दो, दूसरे वाले में दूसरा वाला जोड़ दो, मतलब CH3COONA प्लस C2H5OH, CH3COONA प्लस C2H5OH। बच्चों ये बन गया इथाइल एल्कोहल, और ये बन गया सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसी रिएक्शन में बच्चों सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है,
सैपोनिफिकेशन मतलब साबुनीकरण अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बच्चों ये वही रिएक्शन है जिससे सोप बनाया जाता है। तो इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी आपके इस चैप्टर के लिए, वो सारी रिएक्शंस मैंने यहां पर लिख दी हैं। आपको इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इनमें से कम 2 रिएक्शंस आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगी। अगला टॉपिक है बच्चों सोप। सोप में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइसेली फॉर्मेशन। सोप क्या होता है? सो बच्चों सोप होते हैं, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। मतलब 15-17 कार्बन की जो चेन होती है, इतनी लंबी कार्बन की चेन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, तो जो कंपाउंड बन के आता है, जो सॉल्ट बन के आता है, वही सोप कहलाता है। जैसे सोप में हम लोगों ने 2 नाम पढ़े हैं, एक पढ़ा हुआ है सोडियम पार्मिटेट, सोडियम पार्मिटेट, और दूसरा पड़ा हुआ है सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, सोडियम पार्मिटेट और सोडियम स्टीयरेट। सोडियम पार्मिटेट का मतलब क्या होता है? C15H31COO Na। और सोडियम स्टीयरेट का मतलब क्या है? C17H35COO बच्चों ये है आपके सामने 2 सोप के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। C15H31COO Na, आपको ध्यान रखना है P से पार्मिटेट। सोप जो होता है वो क्लींजिंग एक्शन कैसे शो करेगा वो समझते हैं हम लोग। बच्चों ये लंबी सी जो चेन दिख रही है ना आपको, इसको हम लोग जिगजैग फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं, और साथ में क्या लगाना है? COO Na लगाना है। COO नेगेटिव और Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सोप का, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ये बच्चों स्ट्रक्चर है COO माइनस Na प्लस। अब ये जो आपको जिगजैग जैसा दिख रहा है, ये है बच्चों लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ HC लिख रहा हूं शॉर्ट में हाइड्रोकार्बन को। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है बच्चों, ये होता है आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, नॉन आयनिक पार्ट होता है, ये नॉन आयनिक पार्ट होता है। और ये जो नॉन आयनिक पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलेगा, वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद जो आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट किससे बना होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का COO माइनस और सोडियम से Na प्लस, इससे बना होता है। अभी जो आयनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो आयनिक पार्ट है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है। तो इस तरीके से ये बन गया। अब जब आपके कपड़ों पर कोई दाग लगा होता है तो बच्चों ये हाइड्रोफोबिक है, ये फैट ऑयल सॉल्युबल होता है, पानी में तो नहीं घुलेगा बट फैट में ऑयल में घुल जाएगा। ये फैट और ऑयल से, ये वाला जो पार्ट है वो फैट और ऑयल से दूर भागेगा, और ये वाला जो पार्ट होता है वो फैट और ऑयल की तरफ भागता है। अब कैसे साफ करता है साबुन कपड़े को? ये एक कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है पानी। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी, ये कंटेनर है बच्चों और इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये पानी भरा हुआ है, हमें कपड़े साफ करने हैं, तो कपड़े में कोई ऑयल या ग्रीस का एक दाग लगा हुआ है, ये दाग लग गया। अब इसको हमें मिटाना है तो क्या करेंगे? हम लोग साबुन लगाएंगे, सोप लगाएंगे। ये ऑयल या ग्रीस का दाग है। अभी मैंने आपको बताया जो लॉन्ग टेल होती है ना हाइड्रोकार्बन की, वो ऑयल या ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जो ऑयल या ग्रीस का जो पार्ट होगा वो आ जाएगा इस चेन से अटैच्ड हो जाएगा, और ये हेड वाला जो पार्ट होता है वो दूर भागेगा उससे। पानी से अट्रैक्शन है इसको, तो पानी की तरफ भागेगा, और जो चेन होगी वो किसकी तरफ भागेगी? ऑयल या ग्रीस की तरफ भागेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस ऑयल या ग्रीस से अटैच्ड हो जाते हैं। इसका जो टेल वाला पार्ट होता है वो ऑयल या ग्रीस के दाग से अटैच्ड हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागता है, इसको ऑयल या ग्रीस में सॉल्युबल होता है, तो उसमें जाके ये अटैच्ड हो जाता है। और जो आयनिक पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो पानी की तरफ भागता है, इस वजह से ये पानी की तरफ अटैच्ड हो जाएगा, वाटर की तरफ जाएगा।
अब जब हम इस कपड़े को पकड़कर एजिटेट करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये जो ऑयल या जो ग्रीस का दाग होता है वो कपड़े से अलग हो जाता है। इस तरीके से जो सोप होता है वो अपना क्लींजिंग एक्शन शो करता है। आपको ध्यान रखना है जो टेल वाला पार्ट जो है वो अटैच होगा ग्रीस से, और जो हेड वाला पार्ट होता है, पोलर हेड जो होता है, वो ऑयल या ग्रीस से दूर रहेगा। इस तरीके से कपड़े साफ हो जाते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन एक और बन सकता है, डिटर्जेंट और सोप में क्या डिफरेंस होते हैं? डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस क्या है? ये है सोप और ये है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर बेटर क्लींजिंग एजेंट्स देन सोप। सोप इतने अच्छे कपड़े साफ नहीं करते हैं जितनी अच्छी सफाई करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी लेदर फॉर्म करते हैं, झाग देते हैं हार्ड वाटर में भी, बट जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में स्कम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्कम एक कर्डी सब्सटेंस होता है। जब हम लोग हार्ड वाटर में साबुन को कपड़े धुलते हैं या हैंड वॉश करते हैं, तो जो सोप होता है, सोप रिएक्ट कर लेता है उस हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड से और एक कर्डी सब्सटेंस बना लेता है। इसको हम लोग स्कम कहते हैं। तो स्कम का फॉर्मेशन सोप करेगा, डिटर्जेंट नहीं करता है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में लेदर फॉर्म करेगा, सोप लेदर फॉर्म नहीं करता है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहां पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो डिटर्जेंट का होता है वो यही है कि जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो बच्चों ये था कार्बन एंड कंपाउंड का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को 25 के एग्जाम के लिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।